अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अरशद शरीफ मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था। जो उसके साथ हुआ नाकाबिले यकीन। कल जब ये खबर पहुंची, खबर आई और जब मुझे पहला फ़ोन आया तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज कि ये नहीं हो सकता। आई डेंट बिलीव इट। आई थॉट कि टांग में गोली लगी होगी, कुछ ही वाज शॉट, ये बताया गया मुझे, गोली लगी है। एंड देन वो इट वॉज रियली अनबिलीवेबल, वेरी पेनफुल। बड़ा एक अल्फाज नहीं हो सकते एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट वन गोज थ्रू, कि आपके ऊपर गुजर क्या रही होती है जब इस तरह की खबर आपको, या इस तरह की आपके दोस्त के बारे में जो आप, जिनके साथ आप दिन के 8 घंटे गुजारते हैं। मेरा और उसका कमरा भी क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो अक्सर या मैं उसके कमरे में या वो मेरे कमरे में। और इट वॉज अ फैंटास्टिक गाय, थरो जेंटलमैन। आप टीवी स्क्रीन पे उसको देखते हैं, हम अक्सर ये कहते थे कि अरशद, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं उसको शायद 18-20 साल से जानता हूँ कि मेरा कभी उससे आर्ग्यूमेंट हुआ हो। ज़्यादा मैं उसको पिछले 10-12 साल से बहुत ज़्यादा जानता हूँ लेकिन मेरा नहीं कभी तलखी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी अरशद के साथ हुई हो। लेकिन अरशद को पहले पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। हालात ऐसे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये तो आप जानते हैं, 2.5-3 महीने पहले वो दुबई गए। फिर यहाँ की हुकूमत ने दुबई हुकूमत से रब्ता किया। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब को टाइम दिया कि आप इतने टाइम में कहीं और चले जाएं। नाइस ऑफ दम कि उन्होंने बजाय इसके कि वापस पाकिस्तान भेज देते, उन्होंने उनको कहीं और जाने का। और क्योंकि अरशद, और ये मैं आपको बड़े यकीन से ये बात बता रहा हूँ, बहुत से दोस्तों का ख्याल था कि अरशद अपने वीज़े लगवा लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने भी उसको कई दफ़ा ये बात हुई कि अपने वीज़े लगा लो। कहता है मैंने पाकिस्तान से कहीं जाना नहीं, वीज़ा किस लिए लगाऊंगा। उसके पास कहीं का वीज़ा नहीं था। और कीनिया कैसे पहुंचा कि वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि कीनिया में था, इसलिए जब वो दुबई से निकले तो वहाँ से कीनिया चले गए। दैट्स हाउ। जो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरशद कीनिया कैसे गए, इस तरह अरशद शरीफ कीनिया गए कि अराइवल पे उनको वहाँ वीज़ा मिला। अब वाकया जो हुआ, जब ये खबर आई, मैंने पुलिस के बहुत से वर्जन देखे। एक इनिशियल वर्जन पुलिस का आया, उस वर्जन में अगर आप पढ़े तो मज़े का खेस किस्म का एक वर्जन था। कहा गया कि वो एक साहब थे, उन्होंने गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी की, उनका छोटा बच्चा गाड़ी में था। बाहर आए तो गाड़ी और बच्चा दोनों, गाड़ी चोरी हो गई और उसके साथ बच्चा अगवा हो गया। उन्होंने कंप्लेन की पुलिस को, पुलिस ने रोड ब्लॉक लगाए। उस रोड ब्लॉक को क्रॉस किया, इस गाड़ी ने रोकने के बावजूद रुके नहीं। 3 अतराफ से उस पर फायरिंग की गई और उसके नतीजे में अरशद शरीफ शहीद हो गए। अब इसमें मुझे देखते साथ क्या 3 प्रॉब्लम नजर आए कि अगर बच्चा उस गाड़ी में था तो सीधी फायर, बच्चे होने के बावजूद गाड़ी में सीधा फायर कौन करेगा? कौन सी पुलिस सीधा फायर करेगी कि गाड़ी बच जाए, बच्चा चला जाए, लेकिन गाड़ी हम किसी तरह कब्जे में करने, समझ में नहीं आती। दूसरा, अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो आप या टायर पे फायर करते हैं, अगर फिर भी नहीं रुक रहे, ड्राइविंग सीट पे जो शख्स बैठा है उसके ऊपर भी फायरिंग हो सकती है। जाहिर है वो ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ और पैसेंजर सीट पे बैठे अरशद को गोली लगी। तीसरा, जो लोग किसी एक एनवायरनमेंट में रहते, जो ड्राइवर था वो लोकल था, वो जानते हैं कि पुलिस का तर्ज क्या होता है, पुलिस क्या करती है, कितनी ट्रिगर हैप्पी, यानी कितनी आसानी से गोली चला देती है। और केनिया की पुलिस तो दुनिया में बदनाम पुलिस है। तो क्या वजह हुई कि उसने गाड़ी नहीं रोकी जब वो उस रोड ब्लॉक पर पहुंचा जहां पर भी उनकी रोड ब्लॉक लगी हुई थी? इस चीज़ की भी, ये बात भी मेरी समझ से बाहर है। और जो फायर है वो लगता ऐसे है, जो तस्वीर देखकर, जो मैं नहीं देखना चाहता था लेकिन एक्सीडेंटली मुझे व्हाट्सएप पे दिखी है, कि क्लोज रेंज से हुआ। कल रात को हम सुबह 7-7:30 तक तकरीबन उनकी वालदा के साथ बैठे रहे। एक जुमला शायद हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा उनका। मैंने कहा मैंने अपने एक बेटे को कब्र में उतारा, मैं दूसरे को भी उतार लूँगा। और उसके साथ फिर जाहिर है एक माँ की फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा तो उसके साथ जुड़ा हुआ था ही। हमारा दोस्त बड़ा इनकलाबी था, चे गुवेरा था हमारा। आज हमारे साथ शाहजी, हुमा शाहजी है नहीं, लेकिन शाहजी का बड़ा इसरार था कि हम उसको ये ट्रिब्यूट पेश करें कि ही वॉज
रेवोल्यूशनरी अमंगस्ट अस। आमिर मतीन साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं। हम सारे लोगों का एक गैंग होता था जो अक्सर शाम को इकट्ठे हो जाता होता था, और इस वजह से हम सारे लोगों ने बहुत सा वक्त गुजारा है। वसीम अदामी साहब से बात करते हैं जो इस एनवायरनमेंट में उनके साथ वक्त गुजारते थे। आमिर भाई, आपके पहला रिएक्शन? इट वॉज अनबिलीव, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरे तो अब भी जब मैं उसके बाद इट वॉज अनबिलीवेबल व्हेन आई कुड नॉट बिलीव दिस। मैं हर एक की ज़िंदगी में बड़े साने आते हैं। मेरे माँ बाप फौत हुए, मेरे बड़े भाई जो है पिछले साल फौत हुए, बीमार थे। मुश्किल सानिया ख़ानदान का वो होता है, पर इंसान थोड़ा सा तैयार होता है इसके लिए। एक नौजवान शख्स, और वो भी अरशद शरीफ जैसा भरपूर ज़िंदगी से, और बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन बेटा, उसमें सारी ही खूबियाँ थी। और जो क्योंकि हम उसे जो भी जानते थे, उनके दिल को वो कहते हैं ना नॉकआउट पंच, नॉकआउट पंच इज़ द पंच यू आर नॉट रेडी फॉर। वो एकदम लेफ्ट से आता है, ये इट इज़ अ नॉकआउट पंच। और बात करनी भी इस पे बड़ी मुश्किल है, तकलीफ़देह है, मगर क्या करें, हमारी नौकरी का तकाजा ये है कि हमें, शायद आज हम दोस्ती के तकाजे में आमिर बैठे। जी जी, मगर वो फिर भी ये यहाँ पे जो पहले हम सभी कहीं ना कहीं मेरा ख्याल आंसू आते रहे हैं, यहाँ पे वो रोकने पड़ते हैं, बात करनी है क्योंकि। तो बिल्कुल एक तो उसका इंसानी पहलू है, जो दोस्त पहलू है, और हज़ारों मोमेंट्स है इस तरह की, वो सारी सालगिरहें आ जाती हैं। पूरी एक फ़िल्म है जो कि यूं करके घूम रही है, और जब से खबर पड़ी है वो घूमी जा रही है फिल्म कि क्या क्या अच्छे वक्त गुजरे और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बातें हुई। और इस तरह आपने बुलाया कि वो हम सारे उसका मजाक उड़ाते थे कि वो जो जब बैठा होता था तो उससे ज़्यादा खामोश दोस्तों में कोई नहीं होता। भाई, आप और मेरे ख्याल अक्सर ये कहा करते थे कि ये पैसे लेकर, क्योंकि टीवी पे बोलने के पैसे लेता है, इसको आप कैमरा लगाओगे तो ये बोलेगा, वरना आम जिंदगी में बड़ा खामोश। ये वही तबाह लोगों ने उसको बहुत टीवी पे देखा है कि वो बहुत आर्टिकुलेट था, स्माइल होती थी चेहरे पे, मगर उसने जो कहना होता था और बड़े पैशन के साथ करता था, कई दफ़ा अग्रेसिवली करता था। मैं प्राइवेट लाइफ में दोस्तों के साथ बैठा हुआ वो सिर्फ सुन रहा होता था। और मैं आपको पता अक्सर मजाक सबके सामने करता था कि अभी कैमरा ले आओ तो ही विल बी डिफरेंट अरशद शरीफ। अब आ जाते हैं कि इसकी जो ये वाक़े की, जिस तरह आपने बताया कि इस कहानी में जो हमें बताई गई है और बार बार तब्दील हुई है, इसके अंदर इतने काशिफ सुराख हैं, इतने ज़्यादा सुराख हैं कि ये पूरे नहीं हो सकेंगे। तो गिरा क्यों था वो, हम सबको पता है। एक फ्लिमजी FIR उस पर काटी गई थी, उससे पहले धमकियाँ आ रही थी, उसको डर था कि आज उठा लिया जाएगा, कल उठा लिया जाएगा, ख़ानदान को तंग किया जा रहा था। उस हालात में वो वहाँ पे गया, तो उसके बाद ये किसी के सर में इस तरीके से गोली मार देना, इसकी ऑफकोर्स तहकीक होगी, वो तफ्तीश आएगी, मगर हमारे पास जो सर्कमस्टांसेस जिसमें उसको भागना पड़ा, उस पर इतने सवाल हैं और इतने सुराख हैं जो अभी तक हमें वर्जन बताए गए हैं कि हमारे दिल में नहीं, बहुत के सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे कि ये क्या हुआ, किसने कराया, कैसे हुआ। आज एतजाज अहसन साहब का फ़ोन आया जब ये वाक़या, ज़ाहिर है लोगों के फ़ोन आ रहे थे, वो ऊंची आवाज़ में रो रहे थे। ये एक शौक लगा है मालिक साहब सारों को, और ये शौक सिर्फ हमारी बरादरी में तो दोस्तों को तो है ही है, ज़ाहिर है इवन पॉलिटिशियंस जो थे, एक सडन होती है। मैं जैसे आमिर भाई ने कहा ना अभी कि अगर हार्ट अटैक हो किसी को, एक नेचुरल डेथ हो, शायद उसके लिए लोग तैयार होते भी हैं, नहीं भी हो तो हो जाते हैं, यू रेकनसाइल, लेकिन इसमें नहीं होते। तो ये जो बड़ा एक मुतालबा हो रहा है जुडिशल कमीशन का, उसका भी ऐड कर दीजिएगा कि एक बाहर के मुल्क में हुई वारदात, उसके अंदर पाकिस्तानी जुडिशल कमीशन कुछ कर पाएगा? हम तीनों लोग वो हैं जो जिनका रिस्क बोलने से जुड़ा हुआ है। अब यकीन माने सुबह से कोई बात नहीं कर रहा, खामोश बैठे हैं, लाइक यू ब्रेक डाउन। ये यू कांट मेक सेंस ऑफ इट कि ये हो क्यों रहा है। जिस चीज का हमें खौफ था लेकिन यकीन था होगा नहीं, वो हो गया। सबको खौफ था यार, सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है, इसी खौफ से गया ना। फिर ये यकीन था कि ये होगा नहीं, वो हो गया। हो गया तो यकीन नहीं आया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया। भट्टी का फोन आया, सजाद भट्टी का, प्रोड्यूसर का, सुबह 3 सवा 3 बजे, रोते हुए ज़ारो कुतार रो रहा है
अरशद भाई मारे गए। अरशद मैं क्या हो गया तुझे? कहते हैं वो अदील राजा ने ट्वीट किया। मैं क्या चेक कर अदील से किसी ने ट्वीट हैक ना किया उसका अकाउंट। इट इज यू डोंट वांट टू। खैर फिर देन आई कॉल्ड यू, फिर तेरे से ही बात हुई और लोगों से बात हुई, देन रियलाइज कि ये हो गया है। उसके बाद दिल बंद सा हो गया। जो भी हम करेंगे अगर इजाजत दें मैं आपको क्योंकि आपने जो बात कही ना अभी कि मुझे कहा गया कि जी आपने फैमिली को बताना। आई सेड आई कैन नॉट डू दिस, मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे उस माँ को जाके कहूँ जो पहले एक बेटे को कब्र में उतार चुकी हैं, एक दिन में 2 जनाजे पहले। आई जस्ट कुड, मैं सोच भी नहीं, मेरे से नहीं हो, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा ये, मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैं किसी और से कराएं, उधर बैठे रहे, बाहर बैठे। आई जस्ट कुड नॉट गो इन अंटिल आंटी ने हमें बुलाया अंदर, बुलाओ उसको अंदर। पता है मुझे कैसे फेस करें आमिर भाई, क्या कहें उनको जाकर? नहीं, मैंने इसको अभी हमें काशिफ को कहा कि मैंने प्रोग्राम करना है तो तू ज्वाइन कर लें यार हमें। ही सेड आई हैव टू बी देयर, क्योंकि है ही नहीं कोई घर में, बंद में मर्द कोई बंदा नहीं है, इससे रिसीव करना है सबको। आप ये आम आदमी को एहसास भी नहीं है कि कितनी इसकी लेवल्स हैं। आम आदमी देखता वो कहता है एक जर्नलिस्ट था जो करप्शन की स्टोरीज कर रहा था, उनको ये नहीं नजर आता कि घर का मर्द गया, बेटा गया, बाप गया, या 4 किड्स, 4 boys, 1 girl. उनको who's going to talk to them once whole this thing dies down? You know, the whole world turns upside down. लेकिन स्टोरी सुने इतने बॉक्सेस हैं जो टिक नहीं होते। आप जब शुरू में इब्तदाइया देख रहे थे कि जी फायरिंग हुई, गोलियां चली दाएं बाएं, मैं रिपोर्ट्स पढ़े थे 3 रिपोर्टों में 9 गोली इधर से लगी, 8 और 1 गोली लगती है उसको और कोई गोली लगती है और वो क्लोज रेंज पे लगती है। मतलब कि छोड़ देना इन बातों को कि कीनिया के अंदर जो हुआ है इतने बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं उसके ऊपर कि पता नहीं ये क्वेश्चन मार्क्स का भी जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, मुझे आज जो हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, मुझे इस वक्त यहाँ बैठे हुए आपके इस स्टूडियो में यकीन है अरशद के फोन्स नहीं मिलेंगे। अगर मिल गया तो एक मुआवजा होगा, बिकॉज दोज फोन्स आर अ माइंड फील्ड। उसमें चीजें कौन करता रहे, किससे करता रहे, मैसेजेस क्या सब कुछ। अब हमें पता लगेगा कि जी वो वहां पे कीनिया से फोन्स भी नहीं मिलेंगे। हम कुछ डेड एंड्स को देख रहे होंगे और ऑलरेडी ऐसे बना दिया गया है कि जैसे एक ब्लाइंड एंडेड किलिंग है और जी अचानक गोली चली, कोलैटरल डैमेज हो गया। यार ये कोलैटरल डैमेज इस तरह नहीं होते। मैं तो बिलीव नहीं करता कोइंसिडेंसेस लाइफ में। ये इत्तेफाक नहीं है कि उसको दुबई से प्रेशराइज करके आप निकालें, और अगर आपको ये पता हो कि उसके पास कहें कि वीज़ाज नहीं है तो उसके पास दुनिया के 3 मुल्क बच जाते हैं। एक कतर बच जाता है, एक श्रीलंका बच जाता है, एक केनिया बच जाता है, एक आधों की शायद कोई और होगा। एंड यू नो वेयर इज गोइंग। कीनिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर हमें क्राइम की सिचुएशन भी पता है, हमें लॉलेसनेस का भी पता है, कीनियन पुलिस की रेपुटेशन का भी पता है। मैं एक उनका बड़ा रिस्पेक्टेड डेली नेशन, उसकी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था थोड़ा सा पहले, 2021 की रिपोर्ट है कि ऑर्गेनाइज किलिंग में सबसे ज्यादा उनकी पुलिस इन्वॉल्व है, पेड किलिंग्स के अंदर, और उसके अंदर सबसे बदनाम यूनिट नैरोबी का है। ये मैं नहीं कह रहा। आज के जर्नलिस्टों की ट्वीट्स देखें जरा, ये नेशन के वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, कहते हैं हमारे तो मारते ही हैं, आज आपने फॉरेन जर्नलिस्ट भी मार दिया। यानी उनके लिए ये सरप्राइज नहीं है कि तुमने कोई जुडिशियल किलिंग की। There's a whole report, उसमें ये है कि तुमने फॉरेन जर्नलिस्ट मार दिया इसके ऊपर। आप एक बंदे को जाके, ये वही बात है नहीं, आज आप मजबूर करते हैं हमें से किसी को अफगानिस्तान जाने पे, और पता लगे कि जी आप में हमें से कोई अगवा हो गया, तो हैरानी नहीं होती, बिकॉज वो अगवा नॉर्मल है। कीनिया तो पाकिस्तान में पैसे लेते पकड़ा जाए तो नहीं हैरानी होती है। कीनिया के अंदर पुलिस किलिंग्स रूटीन है, बिजनेस अपोनेंट्स मरवाते हैं एक दूसरे को, पॉलिटिशियंस मरवाते हैं, क्रिमिनल्स मरवाते हैं, वहां किसी को मरवाना किसी के लिए मसला कोई नहीं। और हमारी, अभी तो हम कुछ भी नहीं कह रहे, यहाँ का भी एक पोलिटिकल जुडिशियल कमीशन बनाने से भी कोई फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि जुडिशियल कमीशन उधर जाके तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकता। उसके सामने फैक्ट्स वही आने जो फैक्ट्स वहां से दिए जाएंगे, जो उनकी पुलिस वहां के 3 फैक्ट्स तो देख चुके हैं, 3 रिपोर्टें तो पुलिस की हम बदल रही हैं, जो 24 घंटे नहीं हुए तो 3 हमें वर्जन निकला है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो नेशन रिपोर्ट कर रहा है नैरोबी वाला, उसने अपने उसके अंदर पैराग्राफ में पढ़ा था, रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अ सोर्स टॉकिंग टू नेशन सेड कि फैक्ट्स कुछ शायद वो हैं जो उस रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। ये बाकायदा उसकी आखिरी पैराग्राफ के अंदर है। जुडिशियल कमीशन का फायदा तो कोई नहीं होगा ना?
आई डोंट सी एनीथिंग मुझे तो आई थिंक हम लोग ही जिंदा रख सकते हैं एज जर्नलिस्ट। खानदान की कुछ दोस्तों की शायद तसल्ली हो जाए, होना तो चाहिए, हालांकि हमें उम्मीद नहीं है उससे कि कमीशन से निकलेगा, मगर बनना चाहिए। पर मेरा काशिफ कानूनी और इसके ये तफ्तीशी मामला से हटके मुझे तो हमें सारों को ये इसका इंसानी जो पहलू है ना उससे नहीं बुलाया जा सकता, हमारे लिए तो है। मैं आज पुरानी तस्वीरें देख रहा था, सारी मेरी और अरशद की जो थी, हम सब दोस्तों की, हमारी बर्थडेज इकट्ठे मनाने का जो रवाज है उसमें अभी रिसेंटली एक शादी पे हम मेरी और अरशद की बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। मुझसे आज ना ट्वीट हुआ, वो जो एक आपकी नौकरी का हिस्सा होता है कि आपको वो चाहते हैं कि आप कमेंट उस पर करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर ली, मैंने कहा जी मेरे लिए ना ये अभी बात करना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए एक ज़ाती तौर पे ये बहुत बड़ा हादसा है, तो मुझे लेट मी कोप विद इट फर्स्ट, मैं नहीं कर सकता। मगर मैंने उसकी वो तस्वीर अपने प्रोफाइल पे लगाई ट्विटर के, तो मुझे इसलिए मुझे ये आपको पता है एजाज़ हासिल है कि मेरे बारे में ये मशहूर था कि मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिनकी अरशद सुन लेता है, और वो उसको मैं कभी कहता था वो ये मेरा भरम रख लेता था, चाहे डिसएग्री करे तो कोशिश करता था। तो वो एक पर्सनल लेवल था। तो अगर आपने वक्फा नहीं लेना तो मैं आगे जो बात आपने की ना फैमिली को, आंटी को बताने की, कि जिम्मेदारी ज़ाहिर है दोस्तों की होती है कि दुनिया भर में भी, यहाँ भी हमारे इंसानी तकाजा है कि खबर से नहीं पता चलना चाहिए, किसी घर वाले करीब होने चाहिए या करीबी दोस्त बताएं। आमिर भाई, हमारी खबर हमें पता चलने के कुछ 2-2.5 घंटे बाद सिर्फ इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता मेंटली तैयार एक्सीडेंट हुआ है, ये पहले कहा गया फैमिली को ताकि मेंटली उनको तैयार करें आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ सीरियस हो गया है नैरोबी। मुझे और हम सारे सब बाहर रोड पे बैठे और किसी में हिम्मत नहीं। मुझे बहुत खूबसूरत काशिफ, मुझे जो है आप सबको, हम सब वहाँ थे कि जब अरशद की ये इसका एक बैकग्राउंड भी है, इस ट्रेजेडी को, ये डीपर ट्रेजेडी इसलिए भी बन जाती है कि हम सब वहाँ मौजूद थे जब अरशद के वालिद साहब की फौतगी हुई। हम सारे उसको हौसला वगैरह दे रहे थे और इस दौरान वो खबर आ गई कि उसके ओनली ब्रदर, उसके एक ही भाई थे मेजर साहब, जो कि वहाँ से चले जनाजे के लिए, आईडी के अंदर एक्सप्लोजन के अंदर वज़ीरिस्तान में मारे गए, शहीद हो गए। और अब ये जब खबर आई ना तो अरशद को नहीं पता था, तो हमें किसी ने कहा, आंटी के पास पहले इत्तला आई, तो किसी ने कहा कि आपको अंदर ना आंटी बुला रही हैं। तो हम लोग गए, तो आंटी का हौसला था इतना ज़्यादा। माँ का एक बहुत बड़ा दिल होता है कि उसको अपने बच्चों के सर्वाइवल का पड़ता है। तो आंटी ने कहा बेटा मेरा जो नुकसान होना था ना वो तो हो गया, मेरे हस्बैंड फौत हो गए, अब ये इतला आई है मेरा दूसरा बेटा अभी जो है ना वो भी फौत हो गया है, शहीद हुआ, आप सबको याद है। तो अरशद को संभालना है, अब मेरा एक ही बेटा बचा है, आप उसको इस तरीके से बताएं कि वो मुझे, अब ये मैं आज दोपहर को गया वहाँ पे, और वहाँ पे उस वक्त ज़ाहिर पॉलिटिशियन आए, तो मैं वापस मुड़ गया, मेरा हौसला ही नहीं पड़ा, अभी तक नहीं पड़ा कि अभी जाके आंटी को, मैं सोच रहा था कि ज़रा मामला थोड़ा सा 2-4 दिन गुजर जाए तो आराम से जाऊँगा। तो ये बताना और ये इस साने का एक बैकग्राउंड होना कि ख़ानदान का जो पहले ही अब सिर्फ 17 साल उसके बेटे की, मेरे बड़े वाले की उम्र है, 5 भाई, अभी कनाडा गया, तो वो है। और कोई वहाँ पे बड़ा घर के अंदर मर्द जो है ना कोई नहीं रह गया, तो आंटी का या फैमिली का बाकी के जो उन पे गुजर रही है। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या कर दिया था अरशद ने? कौन सा कोई उसने कोई इंकलाब ला के कोई मुल्क में ये कर दिया था? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, होती है, कुछ स्कैंडल्स थे, होते हैं, मतलब कि व्हाट डिड ही डू कि ही डिजर्व टू डाई? और अब आप सोचते हैं कि कोई, आप रैशनलाइज भी नहीं कर सकते, आप कोई सोच भी नहीं सकते कि हो क्या रहा है। मैं वसीम बदामी से भी पूछ लूं, हम जरा कोलीग्स भी, वसीम आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आप? काशिफ भाई, मैंने तो जब मालूम हुआ तो मैंने कोई 7-8 मरतबा पूछा बताने वाले से, मुझे माजिद साहब से जरिए सलाह मिली, और उन्होंने 7-8 मरतबा भी कहा कि नहीं कंफर्म है। उसके बाद भी मैंने उनको फोन करने के बाद एक मैसेज किया कि यार देख लें, मेरा ख्याल है कोई गलत इत्तला हो सकती है। वो तस्वीर जब नजर से गुजरी तब भी मैंने ये मैसेज किया कि शायद ही मुमकिन है कि कोई और बंदा हो या कुछ मुमासलत हो चेहरे पे। तो ये इतना इतना अनबिलीवेबल। मैं आपको कसम खा के कहा था, मैं कहा यार चेक कर ले, फोटोशॉप तस्वीरें ना। मैं ऑनेस्टली आपको था यार, ये किसी ने फोन किया, मैंने कहा अरशद को किसी ने कॉल की है, कॉल करो उसको, हो सकता ये फोटोशॉप ना हो ये सारा। हाँ, तो
तो कोई मतलब यकीन नहीं करना चाहता, कोई यकीन करना नहीं चाहता था इस बात पे। और सिर्फ एक बात, चूंकि आमिर भाई वगैरह आप लोग सब बैठे हैं, मैं सुना जा रहा आप लोगों में तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, क्योंकि वो आप जानते हैं ज़ाहिर एक, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि राय में कोई फर्क हो, तो यह तो वो ऑन एयर जब एक दफा वो कुछ तरह मामला हुआ, आपने भी बाद में जब फोन किया कि यार वो क्या हो गया था, तो उसके 2-3 दिन बाद ये हुआ, वो ऑन एयर हमारा मामला जरा हो गया, इख्तिलाफ हो गया, तो उसके 2 दिन बाद इस्लामाबाद से हमने साथ नशरियात करनी थी, तो मैं गया इस्लामाबाद, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑफिस में बात पूछा कि यार क्या आप दोबारा उनके साथ नशरियात करेंगे, और आप लोगों का तो बड़ा मसला हुआ है। मैंने उनको बताया भाई आप लोगों को अंदाजा नहीं, ये ऑन एयर का मामला एक अलग है, उस वाकये के बाद जो ऑन एयर हुआ, मैं आज बता रहा हूँ, जब वाकया जो हुआ उसके कुछ घंटों बाद जब मैंने उनको फोन किया, तो जो टोन थी उनकी, मैं आपको रिपीट करता हूँ कि मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा सलाम वसीम भाई क्या हाल है, ठीक था। और जब व्हेन आई ट्राइड कि वो उस इंसिडेंट में बात करूं, ही डिड नॉट इवन अलाउड मी टू स्पीक ऑन दैट। उन्होंने कहा यार छोड़े यार क्या हो गया, ठीक है एक बात की हो गई होगी यार, वो मैंने भी शायद वो यार गोलियां वोलियां नहीं खाई थी, वो छोड़े यार, बस आप कब आ रहे हैं इस्लामाबाद, आ जाए चले। और फिर हमने दोबारा सबने देखा नशरियात की, तो वो आमिर भाई से कह रहे थे ना, वो ऑन एयर वो एक अलग मिजाज का आदमी था, वरना एक खामोश तबीयत का आदमी, एक सीधा साधा सा एक बंदा बैठा हुआ है, बस सुने जा रहा है, बस सच गुड लिसनर। सो इट इज जस्ट सो हार्ड टू बिलीव। और मतलब मैं सोचता हूँ इससे बुरा क्या हो सकता है, यानी और जो सारे सवाल जिनकी तरफ इशारों के नाम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग देते हैं, मतलब बहुत ही मतलब मालिक भाई ठीक कह रहे थे, हम लोग का तो काम ही अल्फाज के हवाले से और बात करना है, लेकिन जुमले ही नहीं मिल रहे कि क्या बात करे बंदा, इससे क्या कहे। मुझे तो वसीम टू बी वेरी ऑनेस्ट, माजी के सीगे में बात करता हूँ ना दिल फटता है। अरशद था, अरशद ये कहता था, आप यू नो यार मैं उससे 10 साल बड़ा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो आप कुछ नेचर के ऑर्डर में चलते हैं, जिस तरह कहते हैं ना माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पहले जाएंगे, औलाद हमारी बाद में जाएंगी, ये अननेचुरल डेथ्स हैं कि 49, 50 ये कोई एज है और उसमें बच्चे अभी छोटे हैं, सब कुछ है, और सडनली बात असल गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस होती है, क्यों वाई। मैं आपको एक और बात, मेरी बेबसी होती है यार। जब वो हम मजाक में होते थे ना, वैसे मुझे काशिफ भाई, तो मुझे अक्सर काशी कह के बुलाते हैं, जो मेरे घर वाले मुझे अक्सर कहते हैं। आखिरी मेरी 1 or 2 कॉन्वर्सेशंस में, यार काशिफ मैंने वापस आना यार, तो शायद उसने मुझे कहा, मैंने बॉस को मैसेज किया, लेकिन यार काशिफ मैंने वापस आना, तंग आ गया हूँ यार, आई जस्ट वांटेड टू कम बैक। ही इज कमिंग बैक बट नॉट द वे ही वांटेड टू। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। मालिक साहब, अगर याद होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो यू रिमेंबर सम पीपल बाय, आप वो अरशद की क्या चीज़ है जो आप यू नो? आई थिंक ही हैड अ शीपिश स्माइल बड़ी उसकी क्यूट होती थी। और एक उसका मैं मजाक आमिर को पता है, आमिर हमें से टेक्निकली सिंगल आदमी है, तो इसका घर जो सा है वो हमारा सबका डेरा है, सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो हर फंक्शन इसके घर में होता था। तो अगर आपके पास पिक्चर हो तो बेशक आप चला लें, वहीद मुराद की पिक्चर्स निकालें। मैं इसको कहता तू जर्नलिज्म का वहीद मुराद है, चॉकलेटी तेरा रंग है, बाल भी इसके बड़े पफ्ड होते थे, बड़ा इसको इज ए गुड लुकिंग चैप। तो चॉकलेट एंकर आप कहते थे। हाँ, इसको हम वहीद मुराद कहते थे। वेरी फेमस, आई थिंक वो मेकअप आर्टिस्ट हैं या डिजाइनर हैं, उन्हें यही बात, यू नो हु इज दैट अरशद न्यान है पनामा, तो आग लगाई भी है, दैट चॉकलेट का है, वो कम्स ऑन टीवी है, लोग कहते थे चॉकलेट ही हीरो है सब कुछ। और इसका तवा लगता था जब ये और शाह जी बैठे होते थे, जो पहले आमिर बता रहा था ना, तो शाह साहब को भी, उमर शाह को भी थोड़ा इंटेलेक्चुअल बातों का शौक है। फिर ये बैठ के ना, तो हमको शाह जी को इनकलाबी भी पसंद है, इनकलाबी भी और कॉन्स्पिरेसीज इनको बड़ी पसंद होती थी। तो हमने शाह जी कहना, शाह जी क्यों बच्चा खराब कर रहे हो, और नहीं गल हो रही है, और यार सहेलियों की गुफ्तगू कोने में बैठ के सरगोशियों में बात का मजाक उड़ाते रहते। बट अगेन एक चीज मैं देखी अरशद की, अरशद वॉज द मोस्ट विजिबल फ्रेंड हु कुड बी इनविजिबल एट एनी मोमेंट। बैठा हुआ है, सडनली आप भूल जाएंगे अगर अरशद बैठा हुआ है, बिकॉज 20 मिनट हो जाएंगे, 25 मिनट हो जाएंगे, उसकी आवाज नहीं आएगी, फिर ये एक जुमला देगा, 2 बात करेगा, बहस फिर जाएगी, सारे उस बहस पे लग जाएंगे, फिर ये चुप हो जाएगा। So he was one hell of a chap। मतलब कि आप कभी तलखी हुई आपकी अरशद के साथ? जिंदगी में कभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कभी नहीं। बदामी वाज ऑड वन। मैं सोच रहा था कि मैंने उसके अलावा राणे के साथ शायद बल्कि मेरा ख्याल है जितना हमने इसको कभी बहुत लोगों से बहुत तलखी में, जहाँ उसकी दोस्ती थी ना, वहां पर कभी मैंने इस्लामाबाद तो आपको पता है एक सफाक शहर है, वो जो कहते हैं कि
if you want a friend in Islamabad, get a dog. तो यहाँ पे मगर दोस्तियों की कमी है, और कितने लोग हैं आप हमसे पूछेंगे जिनको आप करीबी दोस्त समझते हैं। उसकी मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें कॉमन भी हैं, ठीक है ना, उस पर भी बड़ी बातें होती थी, और हंस हंस के ना हमारा हशर हो जाता। When we used to trade notes, we used to die laughing on that. So you know, मुझे चेहरा भी उसका लिटरली हंसता हुआ याद आता है मुझे, इसलिए लाइक आपने सेड, मैंने गलती से पिक्चर देख ली, गलती से, मेरी सबसे बड़ी गलती है, और मेरा ख्याल है, लेकिन पार्ट ऑफ मी, काशिफ शायद पिक्चर देखना भी चाहता था, यकीन नहीं आता था। ऑनेस्ट टू गॉड मुझे लगता था अभी भी रिपोर्ट गलत होगी, अभी भी रिपोर्ट गलत होगी, एंड प्रॉबेबली अ पार्ट ऑफ मी वांटेड टू कंफर्म इट कि यार ये सही है, नहीं है, व्हाटएवर। सो हमें तो याद है हंसता खेलता। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है ना, और इट्स फ्रस्ट्रेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों, किसको कितना फायदा, नुकसान तो हमें पता है ना, एज अ दोस्त क्या नुकसान हुआ है, प्रोफेशन का क्या हुआ, प्रोफेशन के नुकसान को क्या फर्क पड़ता है, आज आप है नहीं है, कल को 10 और एंकर्स होंगे। फैमिली को जो नुकसान हुआ, एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल, फैमिली को जो नुकसान हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि जिन्होंने भी ये किया है, बंदा है कोई है जो भी है, क्या मिल जाएगा आपको, क्या इसका। आमिर भाई ने जो तस्वीर की बात की ना, मैं ब्रेक में आपको बताया था कि मैंने कहा कि मैंने ये भी कहा कोई फोन करो उसको, इवन हम उसके घर के बारे में, मैंने कहा उसको कॉल करो, जस्ट कॉल हिम। और मैंने जब मुझे बताया गया कि ये हो गया, मैं कहा यार हैव यू सीन, तुम्हें किस तरह पता, वो नैरोबी हमारा बंदा कोई। तो कॉल के दौरान का मैंने आपको तस्वीर भेज दिया, तस्वीर देख लें। मैं उसको कहा फॉरन आई, दिस इज नॉट द लास्ट इमेज, ये आखिरी इमेज नहीं हो सकता जो हमारी शक्ल है। मैंने उसको कहा मैं डिलीट करो उसको, मैंने नहीं देखनी। आपको अरशद आपके साथ भी तो बड़ी दोस्ती आ अरशद। मैं इस तरह कह रहा था कि वो हम सब के सोशलाइजिंग बड़ी होती है, मिलने जुलने वाले बड़े ज़्यादा होते हैं, मगर दोस्त तो बड़े थोड़े होते हैं। और ही वॉज वन पर्सन जिसके मतलब फ़ौरन कोई कि जनाब आपका वो दोस्त से ज़्यादा मेरा तो छोटा भाई था, मेरा हम सब के उसको खाने पे टेस्ट करवाता था, जो है ना, अरशद ये खा, इसमें ये डाला, ये इस तरीके से कहता मैं हमें स्पून फीडिंग कर, मैं छेड़ता था। पर मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि मुझे मौका मिला, आप सबको भी मिला, तो मैंने उसके साथ क्योंकि काम इकट्ठे शुरू किया हुआ है। जब वो यंग रिपोर्टर के तौर पे आया तो मैं उसके साथ था, तो उसकी ग्रोथ देखी है बढ़ते, और माशाल्लाह जिस तरह उसने तरक्की की कि उसका एक तो कमिटमेंट, उसकी पीएचडी आप सबको पता ही है कि पीएचडी लंदन में हो गई थी, और उसकी सिर्फ लास्ट डिसर्टेशन रह गई थी मतलब फॉर द लव ऑफ जर्नलिज्म। और मैं उससे हमेशा नाराज रहता था कि तुमने पीएचडी कर लेनी थी, तो यहाँ एकदम से हीटअप हो गई, पॉलिटिक्स छोड़ के आ गया, पीएचडी छोड़ दी। तो मैं उसको छेड़ता था, यार पीएचडी, हम भी कहते कि हमारा कोई जर्नलिस्ट भी पीएचडी है। तो वो कहता था आमिर भाई अगर मुझे डर था कि मैं पीएचडी करता तो शायद मैं एकेडमिक्स में ना चला जाता, पढ़ाने चला जाता, मैंने नहीं की। दूसरा बड़े काम है जिनके मतलब कहा जा सकता हो कि इस लेवल की उसमें जो 3-4 बड़ी खूबियाँ होती हैं, एक इंटेग्रिटी, एक कॉम्पिटेंस, एक आर्टिकुलेशन और एक दिलेरी। ये 4 खूबियां जो हैं जो कि एक जर्नलिस्ट की होनी चाहिए, ये उंगलियों पे गिन सकते हैं पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ के कि कितने लोग हैं जिनके अंदर ये चारों खूबियां हों। और उसके अंदर उसके मतलब किसी उसके दुश्मन से ही पूछ लें, वो ये कहेगा कि ये चारों चीजें उसमें थी। पर एक चीज खाने बड़े खाते थे। एक चीज और है, हम तो रोज बारबेक्यू, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो यहाँ पर खाना दफ्तर में उसने मंगाया होता था। को 6 बंदे, 8 बंदे, 10 बंदे बैठे हुए लोगों के लिए खाने, एक शाही दस्तरखान होता था यहाँ पे। क्योंकि मुझे अभी आपके एसोसिएट से मैं अभी कह रहा था भाई कि उसका एक पर्सनल टच होता था। मुझे पता था कि मुझे यहाँ के ना आपके दफ्तर के करीब के समोसे बड़े पसंद हैं, तो वो समोसा चाट जो है ना मंगवा के उसने जब भी कभी बुलाता था तो वो पहले रखी होती। तो अभी सोच रहा था कि मेरा दिल क्या है कि ओहो ये अरशद के दफ्तर आते थे समोसा चाट की मिलती थी, तो एक बड़ी एडिड अट्रैक्शन थी। स्मॉल थिंग बट इम्पोर्टेंट। लगा हुआ इसी में बैठ के प्रोग्राम करते हुए। अभी हम अंदर आए हैं, अब सेट देखा, बिल खराब हुआ है, अदील को मिले, मुश्किल नौकरी है हमारी भी। ये मैं आपको बताएं, देखो हम सब ने ना एक दिन वी आर गोइंग टू बी अ पिक्चर ऑन द वॉल। को इसमें हकीकत है जिंदगी की, हम सब ने अपने अपने घरों में एक पिक्चर बन के हमारा इंजाम है, लेकिन उसका एक वक्त होता है। अभी द वॉल वॉज नॉट रेडी फॉर दिस पिक्चर।
It was not ready for हम this. पहली चीज तो मैं ख्याल है हम सारे बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ नेचुरल होती है ना, इट वॉज अ शॉक बिकॉज ये Unnatural, unjustified, totally इतनी खूबसूरत जिंदगी का खात्मा इस तरह unreal। आप we don't know what to say. मैं बता रहा हूँ आपको कि इत्तेजाज एहसन साहब जैसा आदमी फोन करके ऊंची आवाज में रो रहे थे when he was talking about him। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने तो देखा लोगों को, और वो लोगों को जेन्युइनली तकलीफ। मैं उसके घर पे क्योंकि तकरीबन 18 घंटे से मैं उसके घर पे हूँ। आमिर भाई हम सिर्फ सिटीजन्स हैं, हम आम लोग हैं, आम लोग आ रहे हैं, सिर्फ आई जा रहे हैं सिर्फ के काशिफ वो एज अ जर्नलिस्ट हमारी बड़ी ट्रेनिंग होती है आंसू रोकने की और ट्रेजेडीज बर्दाश्त करनी। हम वो लोग हैं जिन्होंने जंगें कवर की हुई हैं, हमने ऐसे साने देखे हुए हैं कि हज़ारों और सैकड़ों लोग मरते हुए उनको कवर, आप फिर भी अपना कंपोजर रख के बात कर जाते हैं। हमारी ये ट्रेनिंग है, बट देयर इज़ अ लिमिट टू आवर इमोशंस ऑल्सो कि ये इस तरह का साने आपको ना वो आपकी सारी ट्रेनिंग सारा कंपोजर भुला देता है कि उसके बावजूद बात करनी पड़ती है। यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं। मेरे तो वाई हु ये आप के अकेले के नहीं है मालिक साहब, आई थिंक पूरे पाकिस्तान के ये दो सवाल है कि चांद साहब के साथ बड़ी दोस्ती थी। मैं कहा जरा पॉलिटिकल एंगल भी इस पे ले लें। चांद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चांद साहब आपकी तो बड़ी, क्योंकि अक्सर मजाक करते थे आपस में। काशिफ भाई सच्ची बात है, भाई था हमारा। आपको याद है मैं आखिरी दफा आपके पास आया तो मैंने कितनी मिलने की यार एक दफा उससे बात तो करवा दो, और शायद उससे बात हो जाती तो मैं अब क्या कहूँ, एक उससे जो मैंने बात करनी थी। लेकिन बहुत एक अजीम इंसान था और एक सखी और दरवेश किस्म का बंदा था। सच्ची बात है मेरी उनसे पहली मुलाकात जब वो डॉन टीवी में थे उस वक्त हुई थी, और उसके बाद बहुत सारी किताबें भी बताते थे। एक मैं ये चीजें पढ़ा करें, ये डिस्कशन करते थे हम, और बड़ा इंटेग्रिटी वाला बंदा था। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे और उसके बच्चों की अल्लाह ताला हिफाजत करे। और एक अच्छा दोस्त था, जैसे अच्छा आमिर भाई ने कहा दलेर था, बहुत दलेर था, इंटेग्रिटी बहुत वाला था, आर्टिकुलेट था, कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट था। तमाम खूबियां जो किसी में होनी चाहिए वो अरशद में थी। ना सिर्फ वो पीएचडी छोड़ के आया था बल्कि डॉक्टरी भी छोड़ के आया था। मैंने उनसे पहले दूसरी डॉक्टरी भी, एक उसका और प्रॉब्लम मीटर भी था। हाँ वो आपको बिल्कुल। वो इस मामले में चांद साहब बड़ा मीटर था कि उसको अगर कोई आपने किसी ने को पंगा कर देता तो फिर अरशद है। बस अल्लाह ताला अब क्या कहेंगी उस बंदे को। सच्ची बात है, इस तरह जिस तरह अपना भाई चला गया, एक सगा भाई चला गया, एक दोस्त चला गया, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उसको तो अल्लाह ताला सुकून वाली जिंदगी देगा, जन्नत में यकीनन जन्नती है। लेकिन देखना यह है कि वो पीछे इम्तिहान कितने छोड़ गया है, कितने लोगों का इम्तिहान छोड़ गया है। अल्लाह ताला हम सबको उस इम्तिहान में पास करे। आमीन। बहुत शुक्रिया चांद साहब। अनकॉम्प्रोमाइजिंग भी था, प्रिंसिपल्स पे आ गई है बात, असूलों पे आ गई है, तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग, टोटल अनकॉम्प्रोमाइजिंग। और वहां पे आप और मैं जिनके पास फारिश आ जाती थी इनको समझाओ, वहां पे वो फिर आपकी हमारी क्या वो जो फिल्मी डायलॉग है शायद वो अपनी भी नहीं सुनता था। वहां पे अनकॉम्प्रोमाइजिंग था, जहां उसके व्हेन इट इज द मैटर ऑफ अ प्रिंसिपल तो वो वहां पे नहीं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करता था। तो मेरा ख्याल शायद सजा भी उसको इसी बात की दी गई है। पाकिस्तानी सहाफत के लिए एक और स्याह दिन। It's a black day for us, another black day. Blackest day I would say. I can't remember, मुझे 35 साल हो गए, इसको भी 35, आपको भी काफ़ी अर्से कई दहाइयाँ हो गई अभी। मुझे कई बेताशा यहाँ हमारे साफ़ी हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मारे गए, उठाए गए, बड़ा कुछ हुआ। मगर इस लेवल पे, इस मेन स्ट्रीम के अंदर इतना प्रोमिनेंट आदमी, इस तरीके का वाक़या वन ऑफ इट्स काइंड है। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा ब्लॉट है हमारी जर्नलिज्म की तारीख के अंदर। जितनी भी साने होते रहे हैं, इससे ये नहीं कि वो हमारा दोस्त था, हमारा वाकिफ था। ज्यादा जो बात चुभती है ना, जिस ब्लेटेंट तरीके से हुआ है, मतलब एक इट्स नॉट जस्ट व्हाट हैज हैपेंड, हाउ इट हैज हैपेंड कि पहले बात चली, खतरा हुआ, प्राइम हुआ, बातें चल रही हैं, जान खतरे में, ये छोड़ के जाना पड़ गया, उधर से जाओ, उधर भाग कर रहा है। घर वालों को, आई मीन काशिफ वाज टेलिंग मी कि उसके घर वालों को नहीं पता था कि वो कीनिया में,
किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था। अब एक चीज को आप देख रहे हैं, बिल्डअप हो रहा है और फिर वही हो जाए जो आप, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपको खौफ था लेकिन यकीन नहीं था। इतने ब्लेटेंट ओपनली, और आज की ओपननेस में हम जब कर रहे थे, हमें ज्यादा प्रिंट का जमाना होता था, खबर ही 4 दिन बाद पता लगती थी, यहां तो 5 सेकंड के बाद खबर पता लग जाती है। इस वक्त इतनी डिटाई से सब कुछ होना और फिर उसको इस तरह ब्रश ऑफ कर दिया जाना कि जैसे तो एक कोलैटरल डैमेज हो गया है। आई मीन प्लीज गिव अस अ ब्रेक। तो ये बताते हैं कि कितने सेंटर्स ऑफ पावर इस मुल्क में भी हैं, उनकी रीच कहां तक है, और मुझे नहीं पता कि क्या कहां जाके बात रुकेगी, ये हमारी इंडस्ट्री पे क्या होगी। आपने जो पहले बात की तो हमारे दिमाग को, हमारे प्रोफेशनल सेंसिबिलिटीज को बहुत ऑफेंड होता था, हम उस पर हमें चुभती थी। दिल के करीब इतनी कोई नहीं थी। मैं बड़े दिल से बात कर रहा हूँ, हमारे दिल को लगी है सर, ये दिल को लगी है, ये कट के रह गया दिल को कि यू नो इट्स बिकॉज ऑफ द नाइस गाय ही ऑल्सो, जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कौन था, इसलिए भी कि वो कैसा था, बिकॉज सच अ फैंटास्टिक गाय, सच अ जेंटलमैन। सुन लेता था, वो जो बातें सुन लेता था, करते हैं ना, गोरे करते हैं, पर ही वाज अ जॉली गुड फेलो, ही वाज एब्सोल्युटली राइट, ही वाज अ जॉली गुड फेलो। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक ट्रूली अ सैड डे हमारे प्रोफेशन के लिए भी, हमारी फ्रेटर्निटी के लिए भी, हम दोस्तों के लिए भी, क्योंकि जैसे आमिर भाई ने कहा कि ही वाज ट्रूली अ जॉली गुड फेलो, वाज सच अ फैंटास्टिक गाय। जैसे मैंने कहा, मेरी आज तक मुझे नहीं याद पड़ता मेरी कभी उससे तलखी हुई हो, एंड एज बोथ जेंटलमैन हियर आल्सो, इनकी भी कभी किसी से नहीं। एक बात मैं ऐड कर दूं, हम उम्र में बड़े थे, हम इतना नाजायज फायदा उठाते थे, खुदा की कसम, उसको मजाक करना, जुगतें करनी और साथ सुना भी देना, पता था ये खा रहा है, फिर ना जाए एकदम, और तू छोटा तो ये तो सुनना पड़ेगा, और सुन लेता था। मैं भी ऐड कर दूं इसमें कि वो बड़ा कई चीजों में बड़ा मॉडर्न लिबरल था, पर ही वाज ओल्ड स्टाइल जर्नलिस्ट, जिसके अंदर बड़े छोटे का एहतराम, किसी सीनियर ने कुछ कह भी दिया, उससे वो डिसएग्री भी रहता है तो वो बिल्कुल एहतराम के साथ सुनता था, कि सीनियर को उसकी रिस्पेक्ट देता था, बहुत ज्यादा ही उसमें थी। टू मेनी क्वालिटीज। बहुत शुक्रिया। जस्ट अ डे फॉर अरशद। इजाजत दीजिए, अल्लाह।